चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कैलोरीमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर भी है। अगर ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो ये चैप्टर बहुत आसान है। हीट से रिलेटेड चैप्टर है, समझे कि नहीं। इस अर्थ पे जो जिंदगी है वो हीट के ही कारण है। अर्थ पे जिंदगी अर्थ के कारण थोड़ी है, सन के कारण है कि नहीं। और सन से प्रॉपर डिस्टेंस के कारण है। ये डिस्टेंस थोड़ा दूर हो जाता तो लाइफ नहीं होता, नजदीक हो जाता तो लाइफ नहीं होता, समझे कि नहीं। ये इत्तेफाक है कि सन से एकदम प्रॉपर डिस्टेंस पे है कि हम इंसान जन्म ले पाए इस अर्थ पे, समझे कि नहीं। तो हीट चाहिए और हीट मॉडरेट हीट चाहिए, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही चाहिए, उससे ज्यादा नहीं उससे कम नहीं। तो बहुत काम का चैप्टर है और इसको हम लोग देखते हैं। कैलोरीमेट्री का मतलब है हीट से रिलेटेड मेजरमेंट, समझ गए। हीट से रिलेटेड मेजरमेंट, हीट एक एनर्जी है, समझ गए ना। और कहा गया है कि एनर्जी ऑलवेज चेंजेस इट्स फॉर्म, समझे कि नहीं। एनर्जी को हम फॉर्म नहीं कर सकते हैं, एनर्जी के फॉर्म को बस चेंज कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लिया किसी पार्टिकल को ऊपर से गिरा रहे हैं तो अभी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, गिरते समय काइनेटिक एनर्जी है, गिर गया तो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, वाइब्रेशनल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ये सब में कन्वर्सन होते चला गया। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं हीट पे। ये हीट क्या है, तो हीट एक तरह का क्या है, ये एनर्जी है, ये दिस इज एनर्जी। और इस एनर्जी को जिसमें मेजर करते हैं दैट इज टेम्परेचर। ये पैरामीटर क्या कहलाता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर एक वो पैरामीटर है जिसमें हम हीट को मेजर करते हैं, बात समझ गए। अब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कई स्केल है हमारे पास, समझ गए ना। डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, रेमर है, समझे कि नहीं, केल्विन है। ये सब जो है आपके पास अलग अलग स्केल है जिसमें हम हीट को मेजर करते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि यूनिट ऑफ हीट को डिफाइन करने के लिए कुछ टर्म्स है, उसको समझते हैं। तो लिखिए सबसे पहले यूनिट्स ऑफ हीट। ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज जूल। ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज जूल। अच्छा, इसका सिंबल क्या है, कैपिटल जे। एक दूसरा भी यूनिट है जो बहुत ज्यादा यूज होता है, समझ गए कि नहीं, वो क्या है बताइए वानी। दूसरा एक और है जो बहुत ज्यादा यूज होता है, वो है कैलोरी, समझे कि नहीं। तो लिखिए अदर मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ हीट इज कैलोरी। अदर मोस्ट कॉमनली यूज्ड कैलोरी, जिसको CAL भी शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग। अब यहां पर हम लोगों को समझना है कि कैलोरी को कैसे डिफाइन किया गया है। तो लिखिए 1 कैलोरी इज द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी। 1 कैलोरी is the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram of water through 1 degree Celsius. Temperature of 1 gram of water through 1 degree Celsius. बात समझ गए कि नहीं। इसको और ज्यादा साइंटिफिकली कैसे लिखेंगे और वो क्या है, तो लिखिए 1 कैलोरी इज द हीट एनर्जी। 1 कैलोरी इज द हीट एनर्जी। हाँ बेटे, उधर से हाँ। 1 कैलोरी इज द हीट एनर्जी required to raise the temperature of 1 gram of water 1 gram of water from 14.5
टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब यहां पर देखिए कि ऐसा यूनिट जो है इसका जूल, आपके पास हीट और टेम्परेचर में जो मेन डिफरेंस है वो ये याद रखिएगा, ये इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या है इसका, जूल है, और इसका ऐसा यूनिट केल्विन। ठीक है, ये बताता है कि कोई चीज कितना गर्म है और कितना ठंडा है, रिलेटिव ऑर्डर को एक्सप्लेन करता है। यहां पर एक बात समझिए, वो है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी किसको कहते हैं, ऐसे और भी डिफरेंस है। ठीक है, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी क्या है? हीट कैपेसिटी, मान लिया आयरन को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है तो ज्यादा हीट चाहिए, या एल्युमिनियम को, एक एल्युमिनियम का शीट है और एक आयरन का शीट है, अब दोनों का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो किसको हीट ज्यादा चाहिए? आयरन को ज्यादा चाहिए। यानी कि किस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, ये ऑब्जेक्ट का मटेरियल डिसाइड करता है। तो याद रखिएगा, हीट कैपेसिटी जो है वो इंटरनल प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी मटेरियल का। ठीक है, ये मटेरियल टू मटेरियल वैरी करता है। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए पेपर को जितना टेम्परेचर हीट चाहिए, वो स्टील को अलग चाहिए, प्लास्टिक को अलग चाहिए, कॉपर को अलग चाहिए, एल्युमिनियम को अलग चाहिए, होगा कि नहीं? इसीलिए आप देखते होंगे कि लोहे के बर्तन को गर्म करने में ज्यादा हीट चाहिए, एल्युमिनियम के बर्तन में जल्दी खाना बन जाता है, जल्दी वो गर्म हो जाता है। हीट कंजम्पशन जितना है वो हीट चाहिए, वो आयरन से कम चाहिए उसको। इसीलिए लोग देखिएगा रेस्टोरेंट, ढाबा, ये सब में एल्युमिनियम के बर्तन पे ही लोग ज्यादा खाना बनाते हैं। ठीक है, और ऐसे तो बेस्ट है वो क्या है, सिल्वर है, लेकिन कॉस्टली होने के कारण लोग एल्युमिनियम यूज करते हैं। तो हीट कैपेसिटी क्या हो गया? हीट कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ये क्या है? अमाउंट of heat required to raise the temperature of object by 1 degree Celsius। बात समझ गए कि नहीं? The amount of heat required to raise the temperature of object by 1 degree Celsius। समझे कि नहीं? या क्या बोल सकते हैं, हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, या फिर 1 केल्विन भी लिख सकते हैं, 1 केल्विन भी लिख सकते हैं। मान लिया शुरू में टेम्परेचर, आप आयरन ले लिए, शुरू में टेम्परेचर इसका 14 है। यहां हीट कैपेसिटी में ध्यान रखिएगा कि इससे मतलब नहीं है कि वो कितना है, 1 केजी है, 3 केजी है, 4 केजी, उससे मतलब नहीं है। जितना भी है तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाना है बस। तो यानी मान लिया ये क्या है, 14 डिग्री सेल्सियस पे आयरन का शीट है, नो मैटर ये 20 केजी का है, 20,000 केजी का है, उससे कोई मतलब नहीं। बात समझ गए ना? इसका टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो 15 डिग्री सेल्सियस करने के लिए जो हीट चाहिए वो क्या है, वही हो गया हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या हो गया? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड। ये क्या है, यहां पर हीट एनर्जी है, ये क्या है, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ मटेरियल बाय 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन लिख सकते हैं। ठीक है, लिखिए हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी इसको हम सी डैश से डिनोट करते हैं। किस लेटर से डिनोट करते हैं? सी डैश से। सी डैश इज इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा टी। क्या है? क्यू बाई डेल्टा टी, ये लिख सकते हैं। अमाउंट ऑफ हीट और डेल्टा टी क्या हो गया? चेंज इन टेम्परेचर, जितना आपका टेम्परेचर चेंज हुआ उसी को लिखते हैं। हीट कैपेसिटी को थर्मल कैपेसिटी भी बोलते हैं। हीट कैपेसिटी का एक और नाम क्या है? थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी भी बोलते हैं। अब बताइए, राइट द एसआई यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी। द एसआई यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा बताइए?
SI यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी। बताइए श्रेया क्या होगा? यहां देखिए C डैश है हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी, Q का यूनिट क्या है? जूल, जूल है कि नहीं? और डेल्टा T का क्या है? पर केल्विन, पर केल्विन लिख दीजिए। बस समझे कि नहीं? जूल पर केल्विन जो हो गया वो यूनिट हो गया। दिस इज द SI यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी। या जूल पर डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं, या जूल पर डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी देखिए कि इसमें हमको ये मायने नहीं रखता है कि वो सब्सटेंस 1 केजी का है, 2 केजी का है, 1 क्विंटल है, 1 टन है। लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जब कंपेयर करते हैं, सामने देखिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जब निकालते हैं तब यूनिट मास होना जरूरी है। 1 ग्राम हो, 1 केजी हो, समझ गए कि नहीं? ये यूनिट मास हो गया। तो लिखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस इज हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास ऑफ बॉडी। हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास ऑफ बॉडी, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को क्या लिखेंगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी, या क्या लिखेंगे? हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी, जिसको क्या सिंबल दिए थे? C डैश। क्या सिंबल दिए थे? C डैश, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉडी, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉडी। अब बॉडी का मास को क्या से डिनोट कर रहे हैं? M लेटर से। बात समझ गए? और अभी हम लोग देखे थे कि C डैश को क्या लिखे थे? Q बाई डेल्टा T लिखे थे। तो डेल्टा T आइए क्या कर देंगे? M कर देंगे। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को क्या लिखेंगे? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, ये क्या है? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड और रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय मास इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो क्या लिखेंगे? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड, ये लिखेंगे अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड डिवाइडेड बाय क्या है? मास, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या चेंज हो रहा है इसको लिखते हैं। याद रखिएगा C डैश से किसको डिनोट किए थे? C डैश क्या था? हीट कैपेसिटी, और C क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कब यूज कर रहे हैं? जब वो सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट क्या हो? यूनिट मास का हो। बात समझ गए कि नहीं? या फिर आप कितने भी मास का हो निकाल लीजिए, उसके बाद मास से डिवाइड कर दीजिए। समझ गए कि नहीं? कितने भी मास को पहले निकाल लीजिए, उसके बाद आप डिवाइड कर दीजिए तो आपको पता चल गया। मान लिया आपके पास 5 केजी का लोहा है, ठीक है? 5 केजी का है, और इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए वो क्या है? हीट कैपेसिटी, ठीक है? लेकिन 5 केजी हीट कैपेसिटी जो आ गया उसको 5 से डिवाइड कर देंगे 5 से, तो क्या आएगा आपके पास? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। या 1 केजी का निकालेंगे तो वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ गया। बात समझ गए कि नहीं? वो साइज पे भी तो डिपेंड करता है, साइज पे भी डिपेंड करता है कि नहीं? किसका कितना खाना है, ठीक है ना? इसको 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए वो तो इसके साइज पे भी ना डिपेंड करता है, मटेरियल पे तो डिपेंड करता ही है, साइज पे डिपेंड करता है। जब साइज को इग्नोर करके चलेंगे तो हीट कैपेसिटी कहलाएगा। बात समझ गए कि नहीं? मान लिया बोला जाए कि एक आदमी का खाना क्या है, तो एक आदमी का खाना डिपेंड करता है ना कि वो आदमी क्या है, कितने बड़े साइज का है। समझे कि नहीं? पर्सन टू पर्सन वैरी करता है कि नहीं? कोई 1 रोटी खाता है, कोई 2 रोटी खाता है, कोई 3 रोटी खाता है। बात समझ गए ना? तो वही यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो सब्सटेंस का चाहिए हीट, वो 2 बात पर डिपेंड करता है। पहला तो मटेरियल क्या है, दूसरा वो साइज क्या है।
साइज यानी वॉल्यूम क्या है, मास क्या है। बात समझ गए कि नहीं। अब वॉल्यूम और मास को इग्नोर करके हम चल रहे हैं, साइज को इग्नोर करके, शेप को इग्नोर करके चल रहे हैं, तो वो क्या आ जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1 डिग्री से ये वो आ जाएगा हीट कैपेसिटी। और अगर उसको लेकर चलेंगे तो उस पर भी डिपेंड करता है, समझ गए। तो अब हम लोग हीट कैपेसिटी समझ गए। हीट कैपेसिटी का यूनिट भी लिख सकते हैं, लिखिए, राइट द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या लिखेंगे बोलिए, यहां क्या है, Q का यूनिट क्या लिखेंगे बोलिए, जूल पर केजी पर कैलोरी, पर केजी पर कैलोरी। बस समझ गया ना। नीचे में देखिए मास के लिए केजी लिखिए, और ये डेल्टा टी क्या है आपका, चेंज इन टेम्परेचर, और ये जूल लिख दिए हीट के लिए। इस दुनिया में मान लिया कि कोई एक इंसान जो है वो खुश है, तो उसकी खुशी के वजह से तय है कि कोई इंसान दुखी होगा कि नहीं, ये बात आप मानते हैं कि नहीं। मान लिया रोड पे चल रहा है एक आदमी, और उसके बटुए में मिल गया गिरा हुआ पैसा, जिसमें मान लिया 5,000 रुपए है, 5K, वो उस दिन आज खुश रहेगा। तो जिसका खोया है वो आज दुखी रहेगा कि नहीं, दुखी रहेगा कि नहीं। मान लिया आपका नीट में हो गया या IIT में हो गया, सिलेक्शन हो गया, वानी का सिलेक्शन हो गया, और IIT जा रही है या नीट जा रही है। तो जिस बच्ची का नहीं हुआ है, ये तो एक सीट कब्जा कर ली ना, तो जिस बच्ची का नहीं हुआ वो तो आज मातम मना रही होगी, मातम मना रही होगी नहीं। तो यानी कि पूरे नेचर में अगर खुशी और दुख को देख लिया जाए, सुख या दुख को देख लिया जाए, तो वो सब क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, समझ आए कि नहीं। एक शेर को अगर आज खाना मिल जा रहा है, हिरन, तो हिरन का जो बच्चा लोग होगा वो आज मातम मनाएगा कि नहीं। शेर आज खुश रहेगा, शेर का बच्चा लोग खुश रहेगा, उसके पास आज पहुंचेगा खाना, तो बाकी जो होगा वो हिरन का बच्चा लोग वो क्या करेगा, मातम मनाएगा ना। तो ये नेचर कुछ ऐसे ही बना हुआ है। उसी पे एक प्रिंसिपल है जिसको कहते हैं हम लोग हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन, समझिए ना। हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन, ये कैलोरीमेट्री का बेसिक प्रिंसिपल है। और ये प्रिंसिपल कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो हीट रिलीज कर रहा है वो उतना ही कर रहा है जितना कि दूसरा ऑब्जेक्ट गेन कर रहा है। बात समझ गए कि नहीं। मान लिया आप किसी से हाथ मिलाते हैं और आपको फीवर है, ठीक है, आपको मान लिया फीवर है, तो आपका टेम्परेचर मान लिया हम ले लेते हैं कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है ना, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, और आपका और दूसरे का है 96, तो आपसे हीट थोड़ी देर के लिए उसमें चला जाएगा, आपका हीट जो होगा वो क्या चला जाएगा दूसरे में। ये देखिएगा अभी कि घर में किसी को फीवर है तो उसके साथ दूसरे कोई नहीं सोते हैं, बच्चे के साथ माँ नहीं सोएगी, समझे ना। ये ऐसा कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि फीवर है तो फीवर क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, समझे ना। तो हीट ट्रांसफर होता है एक्चुअली, समझ गए, वो क्या होता है, हीट ट्रांसफर होता है। कोई आदमी किसी का तबीयत खराब है तो सर अगर गर्म है तो हम क्या देते हैं, भींगा पट्टी देते हैं ना, उस पे गीला कपड़ा का, क्यों देते हैं, ताकि वो हीट को एब्जॉर्ब कर सके, समझिए ना, आपका बॉडी हीट रिलीज करे और वो एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। तो ये वही प्रिंसिपल जो है, ये कैलोरीमेट्री का बेसिक प्रिंसिपल है कि कोई सब्सटेंस उतना ही हीट लूज करेगा जितना कि दूसरा सब्सटेंस गेन करेगा, ठीक है, ये समझ गए। ऐसा नहीं है कि ये ज्यादा करेगा और ये कम करेगा। हाँ, ये बात अलग है कि ये लूज किया तो कुछ एटमॉस्फेयर में चला गया, वो अलग बात है, समझे कि नहीं। ये एटमॉस्फेयर में चला गया तो अलग बात है। मान लिया आप गैस चूल्हा पे गैस जलाए और इस पे कुछ बर्तन रख दिए हैं और चाय बना रहे हैं, तो ये डेल्टा क्यू हीट रिलीज किया, तो कुछ एटमॉस्फेयर में चला गया ना जी। अब कुछ पार्ट बर्तन में गया, तो मान लिया हम मानकर चलते हैं कि 60% बर्तन को गर्म करने में गया, 40% इधर उधर चला गया, तो इन दोनों हीट को काउंट करेंगे तो इस हीट के बराबर होगा, समझे कि नहीं। ऐसे नहीं काउंट करना है कि बर्तन को गर्म करने में जितना ये हीट सप्लाई किया तो कुछ एटमॉस्फेयर में गया कि नहीं, कुछ वेस्टेज हुआ कि नहीं। तो ये वेस्टेज को कम करने के लिए लोग अलग अलग तरह का चूल्हा बनाना शुरू कर दिए। शुरू में लोग लकड़ी का चूल्हा बनाते थे तो 40% से बर्तन गर्म होता था,
अब बाकी 60% धुआं इधर उधर गर्म होता था, रूम गर्म हो गया, धुआं निकल गया, सब कुछ हो गया, लेकिन 40% में ही खाना बनता था। समझे कि नहीं? आप अगर आग ऐसे जलाइए, ठीक, और बर्तन को यहाँ रख दीजिए ऊपर में, और इसके बीच डिस्टेंस करीब करीब 2 मीटर 3 मीटर का रख दीजिए, तो खाना पकेगा? नहीं पकेगा। इसके पास लगभग कितना पहुंच रहा है? इसके पास लगभग मानकर चलिए कि 10 से 12% हीट पहुंचेगा, बाकी हीट तो इधर उधर जा रहा है। तो इसके लिए क्या किया गया? नजदीक किया गया। समझे कि नहीं? नजदीक किया गया। और कम किस में होता है? गैस में होता है। गैस चूल्हा जब यूज करते हैं तो और कम गैप है, और ज्यादा यूज होता है उसमें। और उसके बाद माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव में और कांटेक्ट बढ़ गया। जो एटमॉस्फेयर में माइक्रोवेव है, ऐसे कि माइक्रोवेव पे खाना बन रहा है और साइड में आप आग ताप सकते हैं, ऐसा होता है जी? नहीं होता है। समझे ना? तो ऐसा नहीं होता है, या इंडक्शन में ऐसा नहीं होता है। तो ये सब वेस्टेज को ब्लॉक कर दिया गया। तो जितना वेस्टेज ब्लॉक हुआ उतना सुप्रीम आपके पास डिवाइस तैयार हुआ। ठीक है? तो हीट लॉस्ट हीट गेन समझ गए क्या है? ठीक है, तो लिख लीजिए इसको। द प्रिंसिपल मेथड ऑफ मिक्सचर, द प्रिंसिपल मेथड ऑफ मिक्सचर या इसी को कहते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, या इसी को क्या कहते हैं? बेसिक प्रिंसिपल basic principle of calorimetry is based on the law of conservation of energy, is based on the law of conservation of energy। ये किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। बात समझ गया? अब यहां पर देखिए कि मान लिया दो सब्सटेंस ले लेते हैं। ये ले लिए मान लिया आयरन, ये ले लिए सब्सटेंस, इसका मास क्या है? m1 ले लिए, और दूसरा सब्सटेंस क्या ले लिए? इसका मास कितना है? m2 मान लिया। बात समझ गए? m1 m2 ले लिए, इसका स्पेसिफिक हीट कितना ले लिए? c1, इसका स्पेसिफिक हीट c2 ले लिए। बात समझ गए ना? और ये टेम्परेचर इसका कितना है? मान लिया T1, और इसका टेम्परेचर मान लिया T2। क्या किए? दो अलग अलग सब्सटेंस लिए। एक का मास कितना है? m1, उसका स्पेसिफिक हीट कितना है? c1, इसका टेम्परेचर कितना है? T1, और दूसरे का मास कितना है? m2, स्पेसिफिक हीट c2 और टेम्परेचर T2, और दोनों को हम मिक्स कर दिए। बात समझ गए कि नहीं? तो मान लिया ये सब्सटेंस 100 डिग्री सेल्सियस पे है, और ये मान लिया 5 डिग्री सेल्सियस पे है, तो 100 वाला 5 पे आएगा कि 5 वाला 100 पे आएगा? दोनों, ये कम होगा और ये ज्यादा होगा, होगा दोनों चीज, होता दोनों चीज है। बात समझ गए कि नहीं? जैसे एक बुद्धिमान बच्चा और एक क्लास का बेवकूफ बच्चा, दोनों में दोस्ती हो जाए तो कौन किससे इन्फ्लुएंस रहेगा? थोड़ा सा इसमें बैड कैरेक्टर भी आएगा ही, और थोड़ा सा इसमें गुड कैरेक्टर आएगा, आएगा कि नहीं? थोड़ा सा, अब मिला जुला कर अंत में क्या होगा? फाइनली दोनों बराबर हो जाएगा। समझिए ना? इसीलिए कहा जाता है कि संगत से गुण जात है, संगत से गुण आओ। तो संगति से ही गुण जाता है और गुण आता भी है। आप किसी से दोस्ती किए तो इसीलिए जो बेवकूफ बच्चा रहता है उसको टीचर, जो स्मार्ट टीचर होते हैं, वो क्या करते हैं? एक बुद्धिमान बच्चा के बगल में बैठा देते हैं, कम से कम देख के भी सीखो जी उससे। समझिए ना? तो क्लास में टीचर जो होते हैं, कई टीचर ऐसे भी होते हैं जो वो, उनको तो पता चल गया कि 10 बच्चा बेवकूफ है और 5 बच्चा क्या है? थोड़ा सा बुद्धिमान है। तो हर बुद्धिमान के बगल में एक बेवकूफ को बैठा देगा, सबको बैठा कर यूनिफॉर्मली, ताकि वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते रहे। समझ गया कि नहीं? हाँ, वो अनबैलेंस्ड क्लास हो जाएगा कि सब बदमाश को पीछे बैठा दिया जाए और बुद्धिमान को आगे बैठा कर क्लास ले रहे, तो बेकार हो गया क्लास। समझ गया कि नहीं? तो वो क्या हो गया? बेकार हो गया। तो यहां पर देख रहे हैं कि जब दोनों को मिक्स करेंगे तो ये टेम्परेचर क्या करेगा? गेन करेगा, और ये क्या करेगा?
लूज करेगा। बात समझ गए ना? ऐसा नहीं है कि ये केवल नीचे उतरेगा ये ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं है। और कोई बीच का टेम्परेचर कॉमन आ जाएगा, मान लिया कॉमन टेम्परेचर आ गया T, समझ गए ना? कॉमन टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है कि मास कितना है, मास कितना है इस पे डिपेंड करता है। अब मान लिया 100 डिग्री सेल्सियस का 1 ग्राम हम आयरन ले लिए, 1 ग्राम आयरन, और हम ले लिए हैं 5 डिग्री सेल्सियस का 500 केजी आइस ले लिए हैं, तो आइस ज्यादा ना है, तो ये तो खत्म कर देगा इसको तुरंत, समझे ना? तो ये कम ये लूज करेगा, ये ज्यादा ये कर देगा, तुरंत इन्फ्लुएंस हो जाएगा ये इससे, ठीक है कि नहीं? इसके पास ज्यादा लूज करने का कैपेसिटी है कि नहीं है ना? हालांकि लूज और गेन इक्वल होगा, तो यहां पर यानी लूज और गेन के साथ क्या आपका इंपॉर्टेंट पैरामीटर है? मास, स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर। मान लिया बीच का टेम्परेचर आ गया T, ये T 100 से ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा। ये T 5 से ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। ये 5 वाला तो तय है बढ़ेगा, और 100 वाला क्या होगा? घटेगा, घटेगा ना जी। तो यानी कि एक बच्चे का 100 आया है मैथ्स में, और एक बच्चे का आया है 20 आया है मैथ्स में, दोनों में खूब अच्छा दोस्ती हो गया, साल भर रहा एक दूसरे के साथ, समझ गए ना? और उसके बाद एग्जाम हुआ, तो एग्जाम हुआ तो लगभग इसका 75 आ गया और इसका भी लगभग उतना ही के करीब आ गया, समझे कि नहीं? तो कौन बढ़ा? ये बढ़ गया और ये घट गया, तब जाकर दोनों बराबर हो गया ना? तो यहां पर क्या होगा, ये क्यों घटा? ये भी तो कुछ इन्फ्लुएंस हुआ होगा, कुछ कैरेक्टर ये भी तो सीखा होगा। ऐसा थोड़ी है कि जिसके साथ आप रहते हैं वो कैरेक्टर को आप अपना लेते हैं, आपके अंदर वो कैरेक्टर जरूर होगा जो मम्मी पापा फॉलो करते हैं। बात समझे कि नहीं? एक छोटा बच्चा को कुछ सिखाया नहीं जाता है, वो केवल फॉलो कराया जाता है बस। मम्मी बोल देंगे कि देखो बेटा मोबाइल नहीं देखना चाहिए, आँख खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, आप मम्मी देख रही है तो बच्चा फॉलो करेगा कि नहीं? मम्मी दिन भर लगी हुई है फेसबुक और व्हाट्सएप पे, अब बच्चा को सिखा दी, ट्रेनिंग दे दी कि नहीं देखो बेटा नहीं देखना चाहिए, मान लेगा बात? नहीं। हाँ, आप कुछ मत बोलिए, आप ही मत यूज कीजिए ना, तो बच्चा नहीं देखेगा। बात समझे कि नहीं? बच्चा जो होता है फॉलोअर होता है, बच्चा ही नहीं हर कोई फॉलोअर होता है। आप ही अपने घर में आपके पेरेंट्स जो चीज कर रहे हैं वो मना करेंगे तो आप नहीं मानिएगा, लेकिन हाँ वो नहीं कर रहे हैं, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं तो आप तुरंत मान जाइएगा इस बात, समझे कि नहीं? और हिम्मत जुटाकर बोल भी देगा कि हाँ आप तो देख रहे हैं, आप खुद बोलते हैं, आपका नहीं आँख खराब होगा। तो यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हीट लूज और हीट गेन में ये टेम्परेचर T क्या है? 100 से छोटा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? हीट, मान लिया ये लूज किया ये Q1 और ये गेन किया Q2, ये लूज करेगा और ये क्या करेगा? गेन करेगा। तो Q1 Q2 क्या हो जाएगा? आपस में बराबर होगा। यही ना है लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। हीट लॉस्ट कितना होगा? MST, डेल्टा T कितना हो जाएगा बताओ? T 100 माइनस क्या लिखेंगे इसको? 100 माइनस T, M1 और C1, स्पेसिफिक हीट को C1 लिख दीजिए। ये इतना अमाउंट ऑफ हीट क्या करेगा? लूज करेगा। और ये गेन कितना हो जाएगा बताओ? M2 C2 और क्या लिखेंगे? T माइनस T2 लिख लो, इसको T1 लिखे हैं ना, सॉरी इसका T1 नाम दिए हैं, इसको T2। अब इन दोनों को मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो जो भी पैरामीटर अननोन होगा वो निकल जाएगा, बाकी अगर कुछ गिवन है तो निकल जाएगा। समझ गए कि नहीं? इसको कॉपी कर लीजिए। चलो देखो यहां पर चेंज ऑफ फेज एंड लेटेंट हीट। जब भी किसी सब्सटेंस को हीट देते हैं, समझ गए ना? जब भी किसी सब्सटेंस को हीट देते हैं, तुम भी देखो थर्मोडायनेमिक्स बता रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, जानना है, ठीक है? लिखिएगा एक जगह, ठीक है? तो जब भी किसी सब्सटेंस को, मान लिया किसी सब्सटेंस को हम हीट दे रहे हैं, ये S कोई सब्सटेंस है और इसको हम क्या दे रहे हैं? हीट दे रहे हैं। तो हीट क्या है? एक एनर्जी है। जब भी हीट दे रहे हैं तो दो बात होगा, या तो टेम्परेचर चेंज करेगा, टेम्परेचर चेंज, या तो फेज चेंज होगा, फेज चेंज। बात समझ में आ गया कि नहीं? सर फेज चेंज बता रहे हैं, टेम्परेचर चेंज होगा या तो फेज चेंज होगा। टेम्परेचर चेंज होने का मतलब तो समझ में आ रहा है, फेज चेंज होना थोड़ा समझ लेते हैं।
फेज चेंज होने का मतलब है कि अगर आइस को हीट दिए तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड को हीट दिए तो वेपर में कन्वर्ट हो गया, वेपर को हीट दिए तो प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट हो गया। सन पे जो मटेरियल है कौन से स्टेट में है? प्लाज्मा स्टेट में है, ठीक है। तो वो फोर्थ स्टेट है। लिक्विड, गैस और सॉलिड के अलावा जो है वो प्लाज्मा स्टेट है, लेकिन उसको अभी नहीं डिस्कस करना है। तो ये दोनों एक साथ नहीं होगा, ये दिमाग में बैठा है। टेम्परेचर जब चेंज करेगा तो फेज नहीं चेंज करेगा, और फेज चेंज करेगा तो टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा। टेम्परेचर जब चेंज करता है तो ये तो दिखता है, ये तो विजिबल होता है हम लोगों को, टेम्परेचर चेंज हो रहा है थर्मामीटर में दिखेगा, क्लियर। लेकिन जब फेज चेंज करेगा तो ये थर्मामीटर क्या हो जाएगा, उस समय साइलेंट हो जाएगा, उस समय टेम्परेचर उतना ही दिखाएगा, समझ गए ना। ये विजिबल नहीं होगा, ये थर्मामीटर में दिखेगा, ये फेनोमेनन थर्मामीटर में दिखेगा तुमको, लेकिन ये थर्मामीटर में नहीं दिखेगा, थर्मामीटर में नॉट विजिबल होगा। मतलब उस समय तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो टेम्परेचर कांस्टेंट तो थर्मामीटर में कुछ दिखेगा ही नहीं, मतलब कुछ दिखेगा नहीं मतलब कि टेम्परेचर कांस्टेंट दिखेगा, कुछ दिखेगा कि नहीं मतलब ब्लैंक नहीं हो गया। तो इस समय जो हीट दे रहे हैं तो पता ही नहीं चलेगा कि कहां जा रहा है, लेकिन ये फेज चेंज हो रहा है धीरे धीरे। इसीलिए इस समय जो हीट रिक्वायर्ड होता है उसको लेटेंट हीट कहते हैं, लेटेंट हीट। लेटेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? हिडन, गुप्त, समझिए ना, जो चीज नहीं पता है, नहीं दिखा है, दिख नहीं रहा है, विजिबल नहीं है, समझिए ना। और टेम्परेचर चेंज ये दिख रहा है, तो इस समय जो हीट है वही हीट है, तो इसी हीट को लेटेंट हीट कहते हैं, समझ गए। इसको समझने के लिए बहुत अच्छे से हम लोग एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। ये ग्राफ है, इस ग्राफ में हम -5 डिग्री वाई एक्सिस टेम्परेचर, वाई एक्सिस को हम टेम्परेचर ले लेंगे, समझे कि नहीं। वाई एक्सिस को क्या ले लिया हम? टेम्परेचर। और मान लिया -5 डिग्री सेल्सियस पे हम आइस को ले रहे हैं, तो -5 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस होगा वो किस स्टेट में होगा? सॉलिड स्टेट में होगा, होगा ना जी। -5 डिग्री सेल्सियस में आइस, आइस समझ रहे हो ना, तो आइस क्या है? -5 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा? सॉलिड स्टेट में होगा। सॉलिड स्टेट का मतलब समझ रहे हो, ठोस में होगा, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, जैसे ही इसको हीट देंगे तो क्या होगा? इसमें हीट देने पे क्या होगा? टेम्परेचर चेंज करेगा कि फेज चेंज होगा? कि पहले जो आइस है वो लिक्विड में बदलेगा कि टेम्परेचर चेंज करेगा? सर पहले फेज चेंज करेगा। पहले क्या होगा? फेज चेंज होगा। तुम बोलो जी, अरे बोलो ना जी। तुम बोल भी नहीं, क्या चेंज करेगा? टेम्परेचर चेंज होगा, सही बोला। वो लड़खड़ाया, थोड़ा सा घबराया, लेकिन वो सही बोला, भले तुक्का ही मार दिया लेकिन सही बोला, समझा गया ना। क्या होगा? पहले टेम्परेचर चेंज करेगा, -5 से -4 जाएगा, -4 के बाद क्या होगा? -3, -2, 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, तब जाकर टेम्परेचर चेंज करेगा। बस समझ गए ना। -5 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास आइस है और उसको अगर हीट दे रहे हैं तो क्या होगा? पहले टेम्परेचर चेंज करेगा, टेम्परेचर चेंज होगा, धीरे 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 आइस गर्म होगा। आइस को गर्म होते देखे हो? हाँ, आइस गर्म होगा, ये गर्म होकर कहां पहुंचेगा? 0 डिग्री सेल्सियस। जब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा तब ये क्या होगा? फेज चेंज करेगा। यानी याद रखिएगा कि आइस वाटर में कन्वर्ट होता है कि कब? 0 डिग्री सेल्सियस पे। ऐसा समझ में, एकदम दिमाग में घुसा के रखो ये बात को। 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा। अब जब हीट दोगे तो क्या होगा? सर गैस, अब गैस में सीधे चेंज हो जाएगा। नहीं सर, अब जब हीट देंगे तो यहां भी क्या है? ये आइस है। 100 डिग्री, यहां भी क्या है? ये सॉलिड है। लेकिन अब हीट देंगे तो टेम्परेचर उतना ही रहेगा, थर्मामीटर में रीडिंग कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन अब फेज चेंज होगा। यहां आइस और यहां वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां सॉलिड तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। है समझ में? सारा का सारा आइस कन्वर्ट हो जाएगा जब वाटर में, तब टेम्परेचर अब चेंज करेगा, नहीं तो टेम्परेचर उतना ही रहेगा। बात समझ में आ गया कि नहीं जी? अब जब हीट देंगे तो क्या होगा? हीट देंगे तो टेम्परेचर चेंज करेगा। और ये टेम्परेचर कब तक चेंज करेगा बताओ? ये टेम्परेचर चेंज करेगा 100 डिग्री सेल्सियस तक। ये कब तक चेंज करेगा? 100 डिग्री सेल्सियस तक। क्या होगा? ये धीरे 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 ये बढ़ते चला जाएगा। तो फिर से बता देते हैं, फिर से समझ लीजिए बात को, आप लोग बाकी चीजें देखिए फिर बता दें।
चेंज ऑफ फेज, फेज समझते हैं क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। ये क्या है? सब्सटेंस का फेज। जाने दो ना, फिर रहने दो, अभी रुको अभी। ठीक है, चेंज ऑफ फेज। लेटेंट हीट हो गया वो हीट जो थर्मामीटर में उसका टेम्परेचर का रीडिंग नहीं आता है, उसको क्या कहते हैं? लेटेंट हीट। मान लिया किसी सब्सटेंस को अगर हीट देंगे तो दो बात होगा। बात समझ में आ गया ना? दो बात होगा। एक, मान लिया बच्चा है, ठीक है ना, और किसी को कोई डांट रहा है, उसके पेरेंट्स खूब डांट रहे हैं उसको, पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है, केवल खाते रहता है, बैठा रहता है, रात में सोते रहता है, सुबह भी देखो सोए रहता है, कुछ नहीं करता है। मान लिया उसके पेरेंट्स उसको बोले जा रहे हैं, तो दो तरह का बच्चा होगा। एक तो तुरंत जवाब भी दे रहा होगा, जवाब दे रहा है ना, हाँ पढ़ते नहीं है, रात में नहीं पढ़े थे, आप बार बार देखते हैं क्या पढ़ते हुए। जब आप देखते तो मोबाइल देख लिए तो इसका मतलब दिन भर थोड़ी देखते हैं, वो भी अपना दे रहा होगा। और दूसरा बच्चा एकदम गंभीर होगा, शांत होगा, लेकिन उसका लेटेंट हीट धीरे धीरे बढ़ रहा होगा, बढ़ रहा होगा, बढ़ रहा होगा। अचानक वो दरवाजा खोलेगा, बाहर निकल जाएगा, समझा क्या ना, बाहर निकल जाएगा, और बाहर से फोन भी करेगा कि मम्मी खाना मत बनाना, हम नहीं खाना खाएंगे, ठीक है आज बहुत हो गया, पेट भर गया मेरा। तो ये सब क्या दिख रहा है? ये इसका गुस्सा उस समय मोमेंट में नहीं दिखा, तो ये लेटेंट हीट कहलाएगा। ये हीट क्या कहलाएगा? लेटेंट हीट। पेरेंट्स को तो लगेगा हम बोल रहे हैं इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अब पेरेंट्स बोल भी देंगे देखो हीट जैसा खड़ा है, कुछ सुन भी नहीं, कुछ बोल भी नहीं रहा है, रिएक्ट कर रहा है ना, कुछ होने जाने को है, ठीक है कि नहीं? लेकिन बाद में वो दिखाता है अपना वायलेंट होता है। तो वही यहाँ पर किसी सब्सटेंस के लिए भी है कि किसी सब्सटेंस को जब आप हीट देते हैं तो दो बात होगा, या तो टेम्परेचर चेंज करेगा या तो फेज चेंज करेगा। फेज चेंज करने को स्टेट चेंज करना भी बोल सकते हैं। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, होगा कि नहीं? तो जब फेज चेंज करेगा तो याद रखिएगा टेम्परेचर उस समय नहीं चेंज करेगा, ठीक? लेकिन जब टेम्परेचर चेंज करेगा तो उस समय फेज नहीं चेंज करेगा। दोनों एक साथ नहीं होगा, ये दिमाग में बैठा लो, है समझ में? इसका एग्जांपल, ये बेस्ट एग्जांपल जो कॉमन डे टू डे लाइफ में भी आप देखते हैं, आइस। समझ गए? आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस भी होता है, -1 भी होता है, -2 भी होता है, -3 भी होता है, -4 भी होता है, उधर से अंदर बैठे। तो -5 डिग्री सेल्सियस पे मान लिया हम आइस को लिए और इसको हीट दिए, तो क्या होगा? पहले टेम्परेचर चेंज करेगा, टेम्परेचर चेंज करेगा, -5 वाला जो आइस है वो क्या में आ जाएगा? -4, -2, -1, फिर 0 आ जाएगा। 0 के बाद अब जब हीट मिलेगा तो वो क्या चेंज करेगा? फेज चेंज करेगा। अब फिर वाटर में कन्वर्ट होगा, तो वाटर में जब कन्वर्ट हुआ तो इस हीट को यहां से यहां तक जो हीट दिए, इसका मेजरमेंट थर्मामीटर में नहीं दिखेगा, इसीलिए इस हीट को क्या कहते हैं? लेटेंट हीट। क्या कहते हैं? लेटेंट हीट कहते हैं। है समझ में? अब यहां पर देखेंगे तो यहां फार्मूला कौन सा काम करेगा? यहां काम करेगा फार्मूला Q is equal to ml। L मतलब लेटेंट हीट और m मतलब मास। और यहां पर कौन सा काम करेगा? इतना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए वो किस क्या काम करेगा? Q is equal to mst। यहां पे काम करेगा। m फॉर मास, s फॉर स्पेसिफिक हीट और T फॉर चेंज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर चेंज किया है उसके लिए। जब टेम्परेचर चेंज करेगा तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? टेम्परेचर चेंज करेगा तो Q is equal to ms डेल्टा T या T लिख सकते हैं। और जब फेज चेंज करेगा तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? Q is equal to ml लिख सकते हैं। मास इनटू लेंथ नहीं है, ये क्या है? मास इनटू लेटेंट हीट है समझ में? अब जब 100 डिग्री सेल्सियस पे आ गया तो 100 डिग्री सेल्सियस पे फिर हीट दीजिए, हीट देंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? वाटर होगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? वाटर होगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर होगा। मान लिया पानी को हम खौलाए, बात समझिएगा, आप क्या किए? पानी को खौला दिए और 10 बजे आपको पता चला कि पानी खौलने लगा और इसका टेम्परेचर मान लिया T1 है और 10:30 बजे गए आप फिर से जाकर देखें कि पानी अब थोड़ा सा बचा है लेकिन खौल रहा है और अब टेम्परेचर T2 है, तो अब बताइए टेम्परेचर ज्यादा, ये 10:30 बजे देखिए, तो T2 टेम्परेचर ज्यादा होगा कि T1 होगा? बताओ तो अमरनाथ। T1 होगा। T1 का टेम्परेचर है, ये तो कहाँ से बात बोल रहे हैं? तुम बोलो। सर T2 T2 का ज्यादा होगा, तुम बोलो श्रेय। T2 का ज्यादा होगा, तुम बोलो। पानी जब बॉयल करने लगा तो 100 हो गया
अब पानी बॉयल करता हुआ पानी 101 भी नहीं होगा। बात समझ में आया? अब 10:30 बजे जाकर मम्मी इस समय बोली तो तुम बोले कि हाँ छू के भी हम देख लिए। तुम अब थोड़ा सा ये करने के लिए भी बोल सकते हो कि मम्मी हम छू के भी देखे पानी बॉयल होने लगा। आज 10:30 बजे जाकर छुओगे। बॉयल किस पे हो रहा था, मतलब किधर से बॉयल हो रहा था? किधर से मतलब? नीचे कुछ सब्सटेंस होगा ना? अरे होगा ना, तो बर्तन में ही ना बॉयल होगा। कोई भी बर्तन होगा, बर्तन से क्या मतलब? तो सर वो टेम्परेचर वो जो बढ़ाया जाएगा या कम किया जाएगा उस पे पानी बॉयल हो रहा है तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही होगा। बात समझ लो।